नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। देखो, अपना क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर जो हिस्ट्री की बुक है उसका पहला लेसन अपने चल रहा है। उसका आज लास्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। पहला यहाँ 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं क्योंकि बड़ा लेसन था फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। तो वो है फ्रांसीस क्रांति के डायरेक्टरी शासित फ्रांस जो है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ आज फटाफट ही अपन देखेंगे। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास में सत्ता आ गई और संविधान के तहत सत्ताहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। तो जैकोबिन के अंदर जो सत्ता जिनके पास में नहीं थी, गरीबों को फिर से सत्ताहीन कर दिया गया। और इस संविधान में दी गई परिषद का प्रावधान था कि इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक न्यायपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया है और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक केंद्रित कार्यपालिका से बचने के लिए कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीति और एस्तरसा ने सैनिक तानाशाह और नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब जो मतलब संसद बनी थी, अपने देखा कि संसद जो बन गई, तो वो क्या है कि उनके पेन लेता हूँ, इस रेस्ट नहीं आ रहा है। जो मतलब डायरेक्टरी बनी थी वो है अब तानाशाह के रूप में काम करने लगी और इनसे है जनता के अंदर और है एक नया वर्ग है उभर के आया और उनमें से ही एक आता है तानाशाह सैनिक। ये नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। आगे क्या देख लेते हैं, महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, फ्रांस की क्रांति की कर रहे हैं। फ्रांस में महिलाओं के लिए क्रांति हुई कि नहीं हुई? तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल थी। तो आपने देखा था कि महिलाओं ने, है ना, बास्तिल जो दुर्ग का पतन हुआ था, बास्तिल दुर्ग के पतन में अहम भूमिका निभाई थी, महिलाओं ने भाग लिया था, तो सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने, ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि महिलाओं को है मत देने का अधिकार तो था नहीं, तो उनके लिए संघर्ष कर रही थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू महिला काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई, व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट की धनी परिवारों के लड़के ही कन्वेस्ट पढ़ पाती थी। इसके बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना। मतलब पाव रोटी समझते हो, खाने के लिए वहाँ पर क्या था, पाव रोटी थे। और पाव रोटी इतना मतलब अनाज क्या हो गया था, महंगा हो गया था। भूखमरी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और भूखमरी पड़ने से लाइन में लगकर पाव रोटी लानी पड़ती थी। पाव रोटी समझते हो, खाने के लिए ही होती है। तो लाइनों में लगकर महिलाएं हैं पाव रोटी लाने का काम करती, घरेलू काम करती। और पढ़ती कौन, केवल संपन्न जो लोग होते थे, संपन्न लोगों की जो लड़कियां होती थी वही पढ़ा करती थी। अब उसके आगे क्या है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमन, ये एक सोसाइटी है, सभा है, सबसे मशहूर क्लब थी। इसकी प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। देखो, राजनीतिक अधिकार उसको तो मत देने का, वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं था। पहली तो अधिकार वे था। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। देखो, क्योंकि वो सक्रिय नहीं थी इसलिए उनको वोट का अधिकार नहीं दिया। वो ये कह रही थी हमें निष्क्रिय नहीं रहकर क्या है, सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाए। मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग की। भैया जो भी राजनीतिक पद होते हैं वहाँ पर है, हमें भी क्या है, आने की है मंजूरी दी जाए, अधिकार दिया जाए, तभी नई सरकार में उनके हितों को प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के सुधार में आने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ में
सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की भी अनिवार्य कर दी। अब देखो लड़कियां जो भी है, लड़कियों के लिए क्या कर दिया, स्कूल जाना है वो फिक्स कर दिया। तो अब क्या है, महिलाएं हैं वो पढ़ेगी ही पढ़ेगी, पढ़ाई है उनके साथ में जुड़ गई। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। देखो लड़की यदि शादी करनी चाहेगी तो अपनी मर्जी से करेगी, उसके लिए वो स्वतंत्र थे। पिता जो कहेगा उनके साथ में नहीं कर सकती। तो ये उनको अधिकार प्रदान किए। देखो स्कूल जाने का अधिकार है, शादी के लिए अधिकार है। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाएगा। उनको देखो एक पंजीकृत नागरिक के रूप में देखा जाएगा। फ्रांस का है वो सक्रिय नागरिक माना जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा। उन्हें अर्जी का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और मोटे छोटे व्यवसाय चला सकती थी। अब देखो घरेलू काम से वो बाहर निकल सकती थी। घरेलू जो चार दीवारी होती है, चार दीवारी से वो बाहर निकल कर अन्य जो व्यवसाय है वो कर सकती थी। ये उनको अधिकार दिया गया। महिलाओं का संघर्ष जारी रहा आतंकराज के दौरान। आतंकराज आपको पता होना चाहिए, रोबेस्पियर वाला। रोबेस्पियर वाला जो राज था वो आतंकराज कहलाता था, जो कि अपने पहले वाले वीडियो में देखा है। बंद करके राजनीतिक गतिविधि प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया और कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से कुछ को फांसी भी सटा दिया। रोबेस्पियर ने क्या किया, इन महिलाओं को जो अधिकार दिए गए उनको है हटा दिया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं को आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। अब देखो वहीं से ही नहीं, अभी तक है, महिलाएं हैं अपने लिए है वो अधिकार के लिए है क्रांति कर रही है, मतलब आंदोलन कर रही है। दौरान फ्रांसीसी महिलाओं को राजनीतिक सार गर्भिता को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस के महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर दिया। अब फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला, वोट देने का अधिकार महिलाओं को 1946 में है मताधिकार मिला, मतलब वोट देने का अधिकार है महिलाओं को कब मिला है, आपके 1946 में मिला है। अब इसके अंदर है कुछ ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पढ़ाने की कोई है नहीं। ओलंपिक गूंज की घोषणा है तो आप पढ़ लेना, समझाने वाली बात कुछ है नहीं। दास प्रथा का उन्मूलन, देखो वहां पर है दास रखे जाते थे। राजा है अपने पास में क्या रखता था, दास रखता था। उनका उन्मूलन है, दास है कैसे स्वतंत्र हुए वो उसके बारे में है यहाँ पर। दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक है। कैरेबियन उपनिवेश, देखो जैकोबिन जो थे ना, जैकोबिनों ने है दास प्रथा का उन्मूलन किया था। मार्टिमन गार्डेलोप और मैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने पर काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी का यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट जहाज ले जाते थे, जहां से वे स्थानीय सरदारों में दास खरीदते थे। दास है वो कब से शुरू होता है, तो दासों का दास व्यापार है आपके 17वीं शताब्दी में शुरू हो जाता है। 17वीं शताब्दी मैंने आपके शुरुआत में कहा था। 17वीं सदी कब से शुरू हो जाएगी, आपके 1600 लेके 1699 तक की जो सदी है वो 17वीं सदी कहलाती है। दासों के दाग पर घड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियन देशों तक 3 माह तक की लंबी समुद्र यात्रा के जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था और उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। अब दासों को खरीदते कौन थे, जो है बगान होता था, जो है बड़ी बड़ी कृषि करते थे, कृषि जिनके फार्म थे, कृषि फार्म अपने यहाँ बिल्कुल छोटे होते हैं, वहाँ पर कृषि फार्म है, मतलब कई किलोमीटरों के अंदर एक फार्म होता है, वहाँ पर है काम करवाया जाता था दासों से। दास श्रम पर बल पर यूरोपीय बाजारों चीनों काफी में संभव हुआ और उन जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्धि के नगर बन गए। क्योंकि दास ज़्यादा थे तो वो कृषि है वो ज़्यादा करते थे। 18वीं सदी के फ्रांस में दास प्रथा की निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाले प्रजा समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए। मतलब दास कुछ नहीं होता है, सभी क्या हो, सम्मान नागरिक है होते हैं, यह अधिकार है उनको
प्रदान किए जाए, समान नागरिकता का अधिकार है वो लागू किया जाए, और परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हुआ। भाई दास जो खरीद रहे थे, दास जो व्यापार कर रहे थे, उन लोगों ने विरोध किया तो वो है असेंबली कुछ नहीं कर पाई। दास मुक्ति पारित 1794 की बात है, में कन्वेंशन फ्रांस जैसे उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित हुआ। दास मुक्ति कानून है 1794 के अंदर होता है। कौन सा? दास मुक्ति, ये ध्यान रखना है आपको। दास मुक्ति कानून कब है? 1794 में पारित होता है। छोटी सी अवधि में तक लागू रहता है। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पर पुनः शुरू कर दी, और ये रहता कितने हैं? 10 वर्षों तक ही रहता है। उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आता है। नेपोलियन बोनापार्ट फिर से दास प्रथा शुरू कर देता है। बगान मालिकों को अपनी अधिक हित साधना के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। निग्रो कौन थे? जो है मतलब अपने यहाँ पर जो पहले के टाइम में आदिवासी जो होते थे, मतलब मुख्य भूमिका से हटे हुए जो लोग हैं, उनको है गुलाम बनाया जाने लगा था। फ्रांसीसी क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति के अंदर ऐसा भी देखो, बोलचाल अथवा उनकी पढ़ी हुई जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती थी। 1789 में के बाद में फ्रांस में पुरुष, महिलाओं, बच्चों के जीवन में ऐसे परिवर्तन आए, क्रांतिकारी कानून बना कर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया गया। बास्तिल विध्वंस है 1799 में। गर्मियों में जो अब सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंदर तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाते थे। बाद में प्रकाशित संक्षिप्त वंचित किया जा सकता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो पहले जो भी है, जिसने नाटक कोई बनाना था, वंचित करना है, नाटक कोई करना चाह रहा था, तो सेंसर जो बोर्ड होता था, सेंसर बोर्ड से क्या लो, पहले अनुमति लो और उसके बाद में। परंतु 1789 के बाद में सेंसर बोर्ड की अनुमति है वो हटा दी, और जब चाहे वो वंचित कर सकते थे। तो लोगों में जागरूकता आ गई थी, और उनके माध्यम से वो तेजी से है अपने विचार है वो फैला सकते थे। फ्रांस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम से उपयोग करके लोग दूसरे से दृष्टिकोण पर सहमत थे। स्वतंत्रता, न्याय के बारे में राजनीतिक दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन का समझने के, जुड़ने के लोकप्रिय तरीकों थे, क्योंकि किताबों का पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित के लिए ही था। जो वंचित है वो सभी देख सकते थे। अब सारांश है, सारांश में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर है फ्रांस में है क्रांति है सक्सेस हो जाती है, उसके बाद में लोग एक जगह होकर अपना खुशी का इजहार करते हुए। यहाँ है आल्प्स पर पार करता नेपोलियन बोनापार्ट है, डेविस द्वारा बनाया गया चित्र है। नेपोलियन बोनापार्ट तो ये इसके अंदर आपके दे नहीं रखा है, वो अलग से पढ़ना होता है, वो है आप 10th में जाकर पढ़ लोगे। तो ये था आज अपना कंप्लीट फ्रांस की क्रांति से संबंधित। पूरा आज फटाफट करना पड़ा क्योंकि आज मेरे फाइनल करना था, क्योंकि 5 भाग बन गए थे। 4 भाग एक कंप्लीट आसानी से समझाए हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।